हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो, राइट टू इक्वालिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट टू स्पीच एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी कि ओवरऑल, नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ। आप एक लॉ के स्टूडेंट हो तो एक इंसान भी, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स, सब इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबको आर्टिकल 21 की नॉलेज होनी चाहिए। आप बोलोगे सर अभी तो आप एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ा दो ना, तो सुन लो, शायद ही कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम हो जिसमें आर्टिकल 21 के ऊपर क्वेश्चन ना आए। सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब बोलोगे सर इतना इंपॉर्टेंट है, मैं एक काम करता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खरीद के लाता हूं मार्केट से और उसमें पढ़ूंगा बैठ के आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप पढ़ोगे तो 1.5 लाइन का दिया हुआ है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। किसी का भी जीवन और उसकी आजादी को आप नहीं छीनोगे। अगर छीनना है तो जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, अब जैसे आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो लिबर्टी खत्म, आप कर सकते हो उसकी लिबर्टी खत्म, बट इट शुड बी एज पर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब एक पुलिस ऑफिसर अगर किसी की आजादी को खत्म कर रहा है, उसको जेल कर रहा है, तो वो कर सकता है, लेकिन जो लॉ का प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। एक जज साहब राइट टू लाइफ ही खत्म कर सकते हैं, किसी को फांसी की सजा दे सकते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, लेकिन इट शुड बी एज पर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। जो भी कानूनी प्रक्रिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, हिंदी में अगर हम बात करें तो ये बात कर रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, इसके हिसाब से अगर आप चल रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आप किसी का राइट टू लाइफ खत्म कर सकते हो, राइट टू पर्सनल लिबर्टी खत्म कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर ये तो बड़ी टिपिकल सिचुएशन हो गई, एक लाइन में खत्म ही हो गया। और आप अगर ये 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, यूनिवर्सिटीज में आ जाता है 20-20 नंबर का क्वेश्चन, तो क्या लिखें? आपको इसको डिस्कस करना पड़ेगा और मेन है इसमें आप कितने केस लिख सकते हो। 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने मोर देन 20 केसेस आपके लिए कंपाइल किए हैं गूगल से। गूगल जेमिनाई से अलग होता है, चैट जीपीटी, बुक्स, इधर उधर आपके लिए बहुत कंपाइलेशन की है। अब आप उसमें से कितना याद रख सकते हो, हर एक की अपनी कैपेसिटी है। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि 20 नंबर के लिए 20 केस लिख के आओ, लेकिन भाई जितने ज्यादा केस लिखोगे उतने ज्यादा नंबर है। और केसेस ये तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन करेंगे ना, क्योंकि लिखने वाले ने, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा आर्टिकल 21 तो थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया, ब्रॉडर कंसेप्ट हो गया। फिर ये राइट टू लाइफ क्या क्या आएगा इसमें, चलो जी डिस्कस करते हैं क्या मतलब है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। अब जीवित तो जानवर भी रहते हैं, बट यहां पर राइट टू लाइफ का मतलब एक एनिमल लाइफ से नहीं है। यहां पर लाइफ का मतलब है टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। एक आपको बेसिकली गरिमा के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जीवन जीना है। इसलिए कोई भी ऐसी चीज जो कि आपकी ह्यूमन डिग्निटी को डिस्टर्ब करती हो वो अलाउड नहीं हो सकती। अब इसके अंदर और आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म पर्सनल लिबर्टी, एंड पर्सनल लिबर्टी में ये बोला गया कि जो भी आर्टिकल 19 में कवर्ड नहीं है वो यहां कवर्ड है। तो यानी आर्टिकल 19 में जैसे हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की थी कि आपको कुछ भी बोलने की आजादी है, प्रेस की आजादी है, तो वो आर्टिकल 19 के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन जो कुछ भी आर्टिकल 19 में नहीं है, बाकी की सारी आजादियां आर्टिकल 21 के हिसाब से जनरल डिस्कशन में जाएंगी। अब यहां पर एक वर्ड यूज हुआ था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। थोड़ा सा इस पर भी आप ध्यान देना। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब अगर कानून अपनी प्रक्रिया को पूरा कर रहा है, अगर कानून के हिसाब से कोई चीज ठीक है तो बस ठीक है। बाद में चल के इसके ऊपर भी डिस्कशन शुरू हो गया। उन्होंने कहा भाई प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तो हो सकता है बहुत हार्ड हो, प्रैक्टिकल ना हो किसी सिचुएशन में, तो उसको भी फॉलो करना जरूरी है क्या? तो फिर बाद में ये कंसेप्ट निकल के आया कि नहीं भाई, हम इसके अंदर लेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब हो गया कि लॉ तो ठीक है बट इट शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। यानी अगर कोई कानून ऐसा है जो कि जस्टिफाइड नहीं है,
जो फेयर नहीं है, यानी इक्वल टू बोथ द पार्टीज नहीं है, जो रीजनेबल नहीं है। कई बार होता है कुछ बहुत ही अजीब सा कानून होता है, तो कोर्ट को ये पावर दी गई कि आप ऐसे कानून को एक टाइम छोड़ भी सकते हो या उसके अगेंस्ट भी डिसीजन दे सकते हो। यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। अब मान लेते हैं कि पुलिस अगर किसी पर सस्पेक्ट करे और उसको आप अरेस्ट कर सको, तो फिर पुलिस के पास तो अनलिमिटेड पावर्स आ गई, बोलेंगे जी मेरे को डाउट था। लेकिन फिर प्रोसीजर्स को और एक्सपैंड करना पड़ेगा फेयर बनाने के लिए, उसको वो रीजंस नोट डाउन करने पड़ेंगे कि क्यों सस्पेक्ट था, किसने गवाही दी, या आपके पास क्या सबूत था, कोई एविडेंस तो हो। क्योंकि अगर सिर्फ इतना लिख देंगे पुलिस अगर किसी को सस्पेक्ट होने पर रिटेन कर सकती है, तो फिर तो ऐसे कोई भी अरेस्ट हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो कि कानून को भी धीरे धीरे इवॉल्व करती हैं, यानी कि इंप्रूव करती हैं। धीरे धीरे कानून में भी चेंजेस आते हैं, राइट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लैंडमार्क जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की। मैंने पहले ही कहा था कि आर्टिकल 21 को पूरा समझने के लिए बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस पढ़ने पड़ेंगे। जितने मैंने कंपाइल कर दिए वो एंड ऑफ लाइफ नहीं है, आप इसके अलावा और बहुत सारे केसेस पढ़ सकते हो। पहले हम पढ़ेंगे AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। ये पुराना डिसीजन है, बाद में इसको एक तरह से तोड़ सा दिया गया कि भाई ये गलत है। यहां पर क्या हुआ था कि द पिटिशनर मस्ट बी मिस्टर गोपालन वाज डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। एक बंदे को अरेस्ट कर लिया, लगा होगा कि भाई जरूरी है तो कर लिया। ही आर्ग्यूड दैट द लॉ वायलेटेड हिज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। He argued that the law violated his freedom of movement and life. Now, अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो किया है तो क्या ये बात सही है? सुप्रीम कोर्ट ने उस जमाने में 1950 में नैरो व्यू लिया, यानी उन्होंने कहा नहीं, अगर प्रोसीजर लॉ का पूरा हुआ है तो बस ठीक है, फिर डिटेन कर सकते हैं। इट हेल्ड दैट आर्टिकल 21 ऑफर्ड नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन। उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी कानूनी अगर एक डिसीजन है उसको अगर ठीक से किया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मैं बता रहा हूं पुराना डिसीजन है 1950 का, ये बाद में सेट नहीं बैठा है ना। ये था, दिस वाज द एरा ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो लिखा है बस लकीर के फकीर वाला, कि अगर कानून के हिसाब से किसी को अरेस्ट कर सकते हैं तो कर लो। बट ये फिर मैं बोल रहा हूं, बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है आप AK गोपालन पढ़ो और आप पढ़ के कंफ्यूज हो जाओ। अब बोलो सर आप आर्टिकल 21 में बता कुछ और रहे हो, ये सुप्रीम कोर्ट का केस आपने ही सबसे पहले डिस्कस किया है, ये जानबूझ के ले लिया, लेकिन ये उल्टा है। ये राइट टू लाइफ को प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश करने की बजाय उसको खराब कर रहा है। तो लेटर ऑन स्टेजेस पर इस डिसीजन को बुरा डिसीजन ही मानकर इग्नोर ही किया जाएगा। आज की तारीख में इसकी एग्जामिनेशन के अलावा प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मेनका गांधी का केस, इसमें आपको ध्यान होगा पहले भी कई बार डिस्कस कर लिया। इसमें उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था, इस पर भी ऑब्जेक्शन हुई। मेनका गांधी's passport without giving a reason confiscated, whether the right to go abroad is part of personal liberty। अब ये पॉइंट आई कि भाई एक आदमी को आजाद रहना है, लेकिन क्या आजादी में विदेश जाना भी अलाउड है? सो द कोर्ट ओवर रूल्ड AK गोपालन। उन्होंने कहा ना, अगर कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है तो वो ठीक है, लेकिन इट शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल एंड नॉट आर्बिट्रेरी। कानून अगर बना भी है कि आप किसी को रोक सकते हो, लेकिन कोई लॉजिक तो हो, किसी को क्यों रोक दोगे आप? तो उन्होंने यही कहा कि आर्टिकल 21 के साथ साथ 14 एंड 19 इन तीनों को साथ साथ पढ़ो। खैर अभी फिलहाल वो इतना रेलेवेंट नहीं है, आप बोलो सर तीनों को साथ पढ़ने का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की जो आजादी है उसको आप छीन नहीं सकते। ड्यू प्रोसेस का कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, फिर रिपीट कर रहा हूं, ड्यू प्रोसेस का मतलब हो गया लॉ ऐसा हो जो कि जस्ट, फेयर और रीजनेबल हो। यानी कानून ऐसा होना चाहिए जो सही हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी कानून में लिख दो और मान लेते वो पास हो भी गया पार्लियामेंट में तो बस पत्थर की लकीर बन गई, अब आप उससे किसी को भी कभी भी डिस्टर्ब कर लोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब तीसरा हम केस ले रहे हैं। I'm सॉरी, इसके आगे और अलग से केसेस हैं मैंने दिए, इसमें भी कुछ और डिसीजंस हैं। अब जैसे राइट टू एजुकेशन, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें इन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन भी अपने आप में राइट टू लाइफ का ही पार्ट है।
वो बात अलग है, राइट टू एजुकेशन अगली वीडियो में अलग से पढ़ाऊंगा 21A, लेकिन वो ज्यादातर छोटे बच्चों की बात करता है। लेकिन इन जनरल इस डिसीजन में ये बात आई कि राइट टू लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट एजुकेशन। तो राइट टू मेडिकल फैसिलिटीज, राइट टू इवन मैं तो बोलूंगा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, राइट टू एंटरटेनमेंट, राइट टू फूड, राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, राइट टू लीगल एड, even right to marry, right for friendship, right for free movement, right for morning walk, anything. Right to life is a very wide subject. So right to life is incomplete without education. इसी तरह से ये है right to clean environment, ये भी है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट की बात की। इस डिसीजन में कोर्ट ने माना कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। वो बात अलग है, आप बोलोगे सर पोल्यूशन तो बहुत है स्पेशली इन बिग सिटीज, वो है, लेकिन एटलीस्ट कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है। अब उसको कितना इंप्लीमेंट गवर्नमेंट कर पाएगी, कब तक करेगी, कैसे करेगी, वो एक अलग बात है। एक और है राइट टू लाइवलीहुड, ये इसके आगे दिया हुआ है। अब इसमें क्या था मामला कि फुटपाथ के ऊपर जो ड्वेलर्स थे उनको हटा दिया। अब फुटपाथ पे लोग सामान बेचते ही है ना पेवमेंट्स पर। तो इसका क्या डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि उनको अलाउ ही कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि भाई जो गरीब है वो तो फुटपाथ पे खड़े होके केला बेचेगा या कोई भी फ्रूट बेचेगा या सब्जी बेचेगा या कुछ करेगा, है ना। शिकंजी वाले होते हैं, पानी आइसक्रीम वाले होते हैं, ऐसे अगर आप उनको बिल्कुल टोटली बैन कर दोगे तो फिर ये लोग तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाएंगे। हर आदमी तो मॉल में जाके या प्रॉपर एक लीगल वैलिड शॉप खोल के काम नहीं कर सकता ना। इंडिया है, इस चीज को प्रैक्टिकली तो समझना ही पड़ेगा। सो राइट टू लाइवलीहुड को भी कंसिडर किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है ओल्गा तेलीज वर्सेस मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। एक आदमी जो है, अब भीख मांग के तो हर कोई खाएगा नहीं। इवन भीख मांगना, कल को कोई कहे जी भीख मांगना अलाउड नहीं है, इवन आपको राइट टू बैग भी कुछ हद तक तो अलाउ करना पड़ेगा। आप किसी को डिस्टर्ब ना करें, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर कोई बैगिंग कर रहा है तो उठा के जेल में बंद कर देंगे। अब है ही लोग सड़कों पे, आपको पता है किताबें भी बेचते हैं, सब कुछ है, मतलब आप सोच के देखना तो बहुत वाइड सब्जेक्ट है। अब है हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। अब यहां बात आई कि भाई स्पीडी ट्रायल, ये नहीं है कि हाँ जी एक डेट पड़ गई फिर 6 महीना, फिर एक डेट पड़ गई फिर 6 महीना, वो नहीं चलेगा। थोड़ा स्पीडी ट्रायल तो करो। किसी भी आदमी का ट्रायल चला रहे हो तो थोड़ा तो फास्ट चलाओ, एकदम स्लो मरी हुई स्पीड पे नहीं चला सकते। अब ये बड़ा टिपिकल डिसीजन है, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दोबारा आएगा। राइट टू डाई विद डिग्निटी, इसका एक और डिसीजन मैंने लिया है, और इसके अंदर पैसिव यूथनेसिया की बात आई। पैसिव यूथनेसिया का मतलब होता है जैसे कोई आदमी बिल्कुल मरासा हुआ है और वो सिर्फ लाइफ सपोर्ट पे है, वेंटिलेटर वगैरह, तो उसको हटाने के बारे में कोर्ट डिसीजन ले सकती है। तो राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी। ये अभी 2025-26 में भी हुआ है, अभी रिसेंट भी हुआ है। प्रिजनर्स के राइट के बारे में डिसीजन हुआ सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में। एक आदमी जेल में चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब तो उसको मारो पीटो काटो कुछ भी करो, वहां पर भी उसके आर्टिकल 21 है, जेल में भी उसको वो सब राइट्स मिल सकते हैं। अब एक केस है ये खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। इसमें एक आदमी जो है ना हिस्ट्री शीटर था, यानी कि अपराधी था पहले से। अब उसके घर पुलिस जा रही है रोज रात को चेक करने के लिए, तो उसने बोल दिया भाई मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रहे हो आप। तो अभी तो उसने कुछ नहीं किया ना, पहले किया तो उसकी सजा मिल चुकी। तो इस पर भी फिर कोर्ट ने बोला ना, ऐसे आप नहीं कर सकते, बार बार उसको तंग मत करो। यहां पर क्या हुआ, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वर चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट कैपिटेशन फीस। एडमिशन के टाइम पर बहुत मोटा डोनेशन लेते हैं ना एडमिशन पे, उसके बारे में भी उन्होंने कहा तो हमारा राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन को डिस्टर्ब करता है। तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल ये बात सही कह रहे हो आप। देन इसके आगे ये अगला हमारा डिसीजन है फ्रांसिस करौली मुलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981। इसमें एक आदमी को जेल हुई है। डिटेनी वाज नॉट अलाउड टू मीट फैमिली मेंबर्स और ए लॉयर। इस पर भी कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया। ये क्या बात हुई भाई, एक आदमी जेल में है और ठीक है, लेकिन कभी कभी जो भी रूल्स के हिसाब से फैमिली मेंबर से मिलने दो, वकील से तो मिलने दो, ऐसा थोड़ी है। तो आप प्रॉपरली चलो। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये थोड़ा अजीब सा है। इसमें भी यही बात आई कि भाई डज द राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई, ये 2-3 बार आया है ना। अब इसमें अटेम्प्ट टू सुसाइड के बारे में थोड़ा सा चैलेंज किया गया था। खैर, तो राइट टू डाई के बारे में उस वक्त तो कोर्ट ने इस केस में कह दिया कि राइट टू लाइफ इज ए नेचुरल राइट बट राइट टू डाई इज नॉट ए पार्ट ऑफ इट।
मतलब हम सुसाइड को लीगलाइज नहीं कर सकते। अब ये नहीं कह सकते कि जी राइट टू लाइफ है तो फिर राइट टू डाई भी है उसमें। वो जो मैंने अभी ऊपर यूथनेसिया की बात की वो कोर्ट कंसिडर करेगा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, जहां बिल्कुल लाइफ के कोई चांसेस ही नहीं है। माना एक आदमी कहे जी मैं बीवी से तंग हूं, आत्महत्या करना चाह रहा हूं, वो नहीं अलाउ करेंगे क्योंकि बीवी से तो सारे ही तंग है। ऐसे तो फिर सारे आत्महत्या कर लेंगे और वो भी कोर्ट की परमिशन से, तो वो तो अलाउड हो ही नहीं सकता, है ना। तो ऐसे नहीं मिलेगा। अब ये वाला है जो मैं अभी बता रहा था, फिर से वही पैसिव यूथनेसिया। इसमें क्या था, एक नर्स थी अरुणा, और ये 37 साल से जो है केस के फैक्ट्स बता रहे हैं कि इसका रेप हुआ था और फिर उसमें दौरान इसको चोट लगी या जो भी इसको दिक्कतें आई थी, उसके बाद ये कोमा में थी, हॉस्पिटल में ही रही, हॉस्पिटल की ही नर्स थी, वहीं रही। फिर फाइनली कोर्ट ने इसको अलाउ किया था कि ठीक है, इसका जो भी वेंटिलेटर और सपोर्ट सिस्टम से उनको हटा दो ताकि ये फ्री हो जाए, इतने सालों से ये परेशान हो रही है। तो ये चीज है, ठीक है ना। देन कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में लिविंग विल की भी बात की गई, तो इसको रिकग्नाइज किया। लिविंग विल क्या होती है, जब आप गूगल करोगे तो पाओगे कि जैसे कुछ लोगों को लगता है कि मेरा कोई ऑपरेशन हो रहा है या मेरी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो वो बंदा जब अपनी होशो हवास में तो उस वक्त लिख देगा कि भाई मेरे साथ ये ट्रीटमेंट ना की जाए या ऐसे ट्रीटमेंट किया जाए या वट। तो लिविंग विल बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है इंडिया में, बट एज सच गवर्नमेंट ने इस केस में उसको भी रिकग्नाइज किया, ठीक है ना। तो लिविंग विल्स को डिक्लेयर इस डिसीजन में वैलिड माना कि हाँ, एक आदमी पहले से लिख सकता है कि अगर मैं ऐसे बीमार हो जाऊं तो मेरे को ऐसे वेंटिलेटर पे डाल दो, मत डालो, ये वो, एटलीस्ट वो अपनी इच्छा जो है वो पहले से लिख सकता है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें एक सोशल वर्कर का गैंगरेप हुआ उसके वर्क प्लेस पर, तो इसके बारे में भी गवर्नमेंट ने कहा भाई राइट टू अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर वुमेन इज ए मस्ट। अभी तो पॉश एक्ट बन गया, उस समय नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने विशाखा गाइडलाइंस में क्लियरली बोला कि हर वुमन को एक सेफ वर्क प्लेस देना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो ये भी राइट टू लाइफ में इंक्लूड है। परमानंद कटारा, ये भी अच्छा केस है। इसमें डॉक्टर ने एक लीगल फॉर्मेलिटीज की वजह से विक्टिम को ट्रीट करने से मना कर दिया। इस पर भी कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया, अरे भैया फॉर्मेलिटीज पूरी होती रहेंगी, लेकिन पहले राइट टू लाइफ आल्सो इंक्लूड राइट टू मेडिकल ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। एक आदमी बीमार है, चोट लग के आया, एक्सीडेंट हुआ है, तो पहले उसको ट्रीट करो ना, फॉर्मेलिटीज गई भाड़ में। तो ये इस केस में डिसीजन हुआ। अब एक आदमी की जो है ये नीलावती बहेरा, इस केस में क्या हुआ, अ सन डाइड इन पुलिस कस्टडी ड्यू टू इंजरीज। आपको पता ही है पुलिस कस्टडी में कोई मरेगा तो फिर तो ऑब्वियसली राइट टू लाइफ खड़ा हो ही जाएगा। तो इट्स अ रेमेडी फॉर ह्यूमन राइट्स वैल्यूज, और इसमें स्टेट को कंपेंसेशन भी देने के लिए बोला गया कि इसमें आर्टिकल 21 आपने डिस्टर्ब किया है। चलिए अब आते हैं हम, एक आपको जो बच्चे थोड़ा सा अभी तो छोटे होंगे कुछ, लेकिन ध्यान होगा कि पीछे सेम सेक्स के लोग जो मैरिजेस कर रहे थे, गे मैरिजेस, लेस्बियन, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा चल रहा था बहुत जबरदस्त कि भैया ये तुम हमें लीगलाइज कर दो, इसको क्रिमिनलाइज क्यों किया है, तो मेरी चॉइस है ना, अब राइट टू लाइफ है, मेरी मर्जी में जैसे जीऊं। तो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में फिर 377 एक सेक्शन था, तो उसमें डीक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी, है ना, अगर सेम सेक्स के लोग मैरिजेस कर रहे हैं तो उसको फिर क्राइम नहीं माना गया, तो ऐसा डिसीजन आया। अब इसमें एडल्ट्री की भी बात आई, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट जजमेंट है 2018 का। पूरी हिंदुस्तान की जो है ना आवाम शायद मेरे ख्याल से बहुत चक्कर रह गई होगी इस डिसीजन से। इसमें एडल्ट्री को भी क्राइम नहीं माना गया, यानी अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति भी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं तो वो अगर अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं और कोई इसमें धोखा नहीं है तो इसको कोई क्राइम नहीं माना जाएगा। तो स्ट्रक डाउन एडल्ट्री एज ए क्राइम, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन था आर्टिकल 21 के हिसाब से कि आपकी लाइफ है, राइट टू लाइफ, आपकी मर्जी जो भी करो। इसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी में ट्रिपल तलाक का सिस्टम है, ट्रिपल तलाक, जिसमें 3 बार आई थिंक तलाक 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 बोलने से तलाक हो जाता है। तो इसको चैलेंज किया गया, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी कोर्ट ने कहा भाई ये गलत है, इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्टिकल 21 का वायलेशन है, ऐसे आप नहीं कर सकते, अगर तलाक देना है तो कोर्ट के प्रोसेस से जाओ। देन ऑनर किलिंग्स, खप पंचायत बहुत सारी करती हैं, जैसे कोई आदमी ना क्या बोलते हैं उसको, कास्ट के हिसाब से अगर मैरिज ना करे
है ना, गोत्र, कास्ट, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बहुत सारी पंचायत जो है ये फैसला कर देती है कि मार दो लड़का लड़की दोनों को, या लड़के को तो मार ही दो एटलीस्ट, बदतमीज तो वही होता है। तो इसके बारे में जब कोर्ट का डिसीजन हुआ तो उन्होंने कहा भाई ये नहीं करना है, राइट टू लाइफ है एक बंदे के पास, टू चूज लाइफ पार्टनर इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, कोई भी आदमी जिससे चाहे उसे शादी कर सकता है, आप ऐसे किसी को रोक नहीं सकते। चमेली सिंह, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें कंपलसरी एक्विजिशन एक जमीन का हुआ अफेक्टिंग द शेल्टर। मान लेते कहीं जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर लेती है फॉर हाईवे और फॉर मार्केट्स, हाउसिंग, व्हाटएवर, एयरपोर्ट बनाना हो, कुछ भी करना हो। अब वहां माना किसी का घर है तो एज सच उसको फिर या तो प्रॉपर कंपेंसेशन दो या आप नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को माना कि भाई शेल्टर भी कोई चीज होती है, एक आदमी अगर वहां रह रहा है तो आप ऐसे उसको कैसे हटा दोगे, तो इस चीज को कंसिडर किया गया। फोन टैपिंग की बात आई, फोन टैपिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये इलीगल है, गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं कर सकती जब तक कि कोई लॉजिक ना हो, रूल ना हो, परमिशन ना हो। ऐसे आप किसी का फोन टैप नहीं कर सकते। आजकल देखा ना अपने, लोग एक दूसरे का फोन टैप कर लेते हैं, इलीगल है। ये इतना पुराना जजमेंट है 1997, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आज भी ये अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट कर सकती है, वो भी सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करके सर्टेन सिचुएशन में। लेकिन यहाँ तो आज बच्चा बच्चा एक दूसरे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, सब कुछ इलीगल है, राइट टू लाइफ का वायलेशन है साफ साफ। मुरली एस डियोरा, यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें स्मोकिंग अगेंस्ट द पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस, तो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस पे, उसको भी गवर्नमेंट ने मना किया कि नहीं, दूसरों की लाइफ को, दूसरों की हेल्थ को आप अफेक्ट कर रहे हो, अलाउड नहीं है। तो बैंड स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। आपको स्मोकिंग करना है वो ठीक है, लेकिन दूसरे को तो नहीं करना ना, उसका धुआं तो उसको डिस्टर्ब करेगा, तो गवर्नमेंट ने इसको भी, कोर्ट्स ने इसको भी बैन किया। डेथ पेनल्टी, इसके ऊपर भी हुआ, भाई राइट टू लाइफ है तो डेथ पेनल्टी होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल। तो इस डिसीजन को भी कोर्ट ने कहा कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में तो आप कर सकते हो, अदरवाइज रूटीन में डेथ पेनल्टी नहीं होगी, लाइफ सेंटेंस ही होगी। हाँ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। अब जैसे आज की तारीख में माना कोई माइनर के साथ गैंग रेप करे, अब ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में फॉल कर सकता है, ऊपर से उसका मर्डर भी कर दे, फिर ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में फॉल कर सकता है, तो डेथ पेनल्टी हो सकती है, अदरवाइज रूटीन में नहीं हो सकता। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्या जानवरों को भी राइट टू लाइफ कवर करता है आर्टिकल 21? तो आंसर है यस। इसमें जो है बैल के साथ बुल टेमिंग, ये एक जल्लीकट्टू, बैल को वश में करने की प्रथा, ये साउथ में होता है, तो इसके बारे में भी कोर्ट का एटलीस्ट डिसीजन यही है कि इसको मत करो भाई। और एनिमल्स के पास भी आर्टिकल 21 है, तो उनके पास भी जीने का अधिकार है। इमरजेंसी में आपके राइट्स खत्म हो जाते हैं, आर्टिकल 21 भी खत्म हो जाएगा, ऐसा इस पुराने डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में। लेकिन इसको माना गया है कि ये गलत डिसीजन था, इट्स अ डार्क स्पॉट ऑन इंडियन जुडिशरी, ये रॉन्ग डिसीजन था, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अल्टीमेटली फिर अमेंडमेंट करके ये बोल दिया गया कि इमरजेंसी भी लग जाएगी तब भी आर्टिकल 2021 खत्म नहीं होगा। यानी आज की तारीख में ये डिसीजन भी जस्ट लाइक गोपालन केस सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने पढ़ाने के लिए रह गया, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। इमरजेंसी भी लग जाए तो आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होगा। कंक्लूजन, आर्टिकल 21 इज नॉट जस्ट ए राइट, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे को तो हमेशा से लगता है कि आर्टिकल 21 के ऊपर लेक्चर देता रहूं और आप सब भी इसके ऊपर डिसीजंस पढ़ते रहो, तो आपको लगेगा कि कोर्ट्स कितने लॉजिकल डिसीजंस देते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे उनमें से बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं हुई हैं। तो आप में से जो स्टूडेंट बियॉन्ड द एग्जाम पढ़ने में बिलीव करते हैं, वो मैं उनको बोलूंगा कि आर्टिकल 21 के और 10, 20, 30, 50 कोर्ट केसेस आप पढ़िए, उससे आपको आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ समझ में आएगा। एग्जाम में भी आप और बेटर आंसर लिख पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर्टिकल 21 इज। कोई भी डाउट हो तो आप जो है इसके ऊपर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ये नंबर्स मैंने आपको दिए हुए हैं, इन नंबर पर आप अपना डाउट जो है वो व्हाट्सएप कर दीजिए और मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब कर दूंगा। थैंक यू।